होशियारपुर नाम के गांव में अनीता अपने परिवार के साथ रहती थी। अनीता को सजने संवरने का बहुत शौक था। होशियारपुर में हर महीने में एक बार मेला लगता था, जिसमें अलग अलग गांव के लोग सामान बेचने आते थे। अनीता भी अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती थी। आज तो बाजार में कुछ अलग ही रौनक है। देख, बहुत नए नए दुकान वाले आए हैं। हाँ वही तो, आज तो जमकर शॉपिंग होगी। अनीता सीता उस दुकान पर पहुँचते हैं जिस दुकान से हमेशा वह गहने लिया करती थी, पर अनीता को कुछ पसंद नहीं आता। अनीता की नजर पास के एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान की रौनक कुछ अलग ही रहती है। हर चीजों में एक अनोखी चमक दिख रही थी। चाचा, कुछ सुंदर सुंदर झुमके और चूड़ियां दिखाइए। भोला उसे सुंदर सुंदर चूड़ियां और झुमके दिखाता है, पर अनीता की नजर दूर लटके हुए एक झुमके पर पड़ती है और वो भोलू चाचा से कहकर वो झुमके मांगती है। अनीता, भैया मुझे वो झुमके देना। बेटा, ये झुमके बेचने के लिए नहीं है। अनीता के बहुत जिद करने पर भोला वह झुमके अनीता को बेच देता है। दोनों सहेलियां अपनी खरीदारी कर घर लौट आती हैं, पर लौटकर अनीता खरीदे हुए सामानों को ट्राई करती है। सीता भी वहां खड़े होकर अपने खरीदे हुए सामान को ट्राई कर रही थी, तो सीता चुप रहती है, पर अनीता को कुछ सुनाई देता है। अनीता की पसंद तो बड़ी खराब है, ऐसे कंगन कौन पहनता है? यह क्या कह रही हो तुम सीता? तुम्हें मेरे कंगन पसंद नहीं आए? सीता हक्की बक्की रह जाती है, यह सोचकर कि जो बात उसने मन में बोली वह अनीता कैसे समझ गई। अरे मैं कुछ और ही बोल रही थी, मुझे माफ कर, मैं अपने घर चलती हूँ। कुछ देर के बाद अनीता बाजार जाती है। उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक अनजान आदमी बैठा दिखाई देता है, जो अपने मन में कुछ कह रहा होता है। इस गांव के लोग पैसे वाले लगते हैं। आज रात को 2-4 घरों में चोरी करके यहाँ से फरार हो जाऊंगा। जैसे ही आशीष की नजर अनीता पर पड़ती है, वह पलट जाती है और उस दौरान झुमके अनीता के कानों से नीचे गिर जाते हैं। झुमके गिरते ही अनीता आशीष के मन की बात सुन नहीं पाती। सुनीता फिर जैसे ही झुमके कानों में पहनती है, उसे आशीष की बातें सुनाई देने लगती हैं। तो यह सब इन झुमकों के कारण हो रहा था। यह तो कोई जादुई झुमका लगता है, जो लोगों के मन की बात बताता है। अनीता गांव वालों को होने वाली चोरी के बारे में आगाह कर देती है। सारे गांव वाले रात को छुपकर आशीष का इंतजार करते हैं और आशीष पकड़ा जाता है। पूरा गांव अनीता की तारीफ करता है। इस तरह अनीता गांव में होने वाले कई मामलों को यूं ही निपटा दिया करती। एक दिन अनीता की माँ अनीता से पूछती है, तुझे कैसे पता चल जाता है लोगों की मन की बात? माँ, मैं जब बाजार गई थी तब मैंने ये झुमके खरीदे थे। जब भी यह झुमके पहनती हूँ, मैं लोगों के मन की बातों को सुन पाती हूँ। सरिता हमेशा से लोगों के मन की बातों को जानना चाहती थी। सरिता वह झुमके पहन लेती है और सज धज कर सुरेश के सामने जाती है। जी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही हो। अपनी मर्जी की कपड़े पहनती है और मुझसे आकर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, मैं आपके मनपसंद कपड़े नहीं पहनती हूँ। बहुत दिक्कत है ना आपको मुझसे? ठीक है, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। यह कहकर सरिता कमरे में चली जाती है। सुरेश घबरा जाता है। अरे सरिता को कैसे पता चल गया कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ? सुरेश सरिता को मनाने जाता है, पर वह जब भी मन में कुछ सोचता, सरिता उसे सुनकर और गुस्से से लाल हो जाती। यह सब देखकर अनीता बहुत परेशान हो जाती है। क्या सोचकर यह झुमके लाई थी और यह क्या हो रहा है? इन झुमकों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर इसकी बुराइयां भी बहुत हैं। अगर हम यह सुनते रहे हमेशा कि कौन हमारे बारे में कितना बुरा बोल रहा है, तो इस तरह से तो जीना मुश्किल हो जाएगा।
सरिता और सुरेश की लड़ाई को सुलझाने के लिए अनीता सुरेश के पास जाती है और उन्हें इन जादुई झुमकों के बारे में बता देती है और उनसे कहती है, अब आप जब भी मम्मी के पास जाओ या ना भी जाओ, मन में हमेशा मम्मी के बारे में बहुत अच्छा ही अच्छा बोलना। मम्मी यह सब सुन पाएगी और आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। सुरेश ऐसा ही करता है और सरिता और सुरेश का झगड़ा खत्म हो जाता है। सरिता को समझ आ जाता है कि अगर वह झुमके पहने ही रही तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी और वह उन झुमकों को उतार देती है। मैं भी क्या बच्चों वाली हरकतें करने लग गई थी इन झुमकों के लिए। मुझे यह बात अच्छे से पता है कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे भी झुमकों की जरूरत नहीं है। झुमकों के कारण मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। अनीता उन झुमकों को उन्हीं मेले वाले दुकानदार को वापस कर देती है। जादुई मच्छरदानी। एक गांव में साइमन और सीना नाम के पति पत्नी अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम आना और दूसरी का नाम सोफिया था। आना साइमन की पहली बीवी से पैदा हुई थी। आना की सौतेली माँ हमेशा आना को कष्ट देती रहती थी और अपनी बच्ची को आराम से रखती थी। एक सुबह बड़ी ठंड पड़ रही थी। आना, ओ आना, सोए हो अभी तक? जल्दी से उठो, जाओ चाय बनाकर मुझे खाट के पास लाकर दे दो। माँ, बहुत ठंड है माँ, अभी उठ रही हूँ। तुरंत उठ जाओ, नहीं तो मेरी छड़ी उड़ जाएगी। आना किसी तरह ठिठुरते हुए उठी और चाय बनाने लगी। अब झाड़ू पोछा करके कपड़े भी धो ले। खाना अच्छा बनाना, नहीं तो सर पर ही मारूंगी। आना को अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। जब ठंडी कम हुई तब मच्छरों का आतंक शुरू हो गया। घर में 4 मच्छरदानी थी, लेकिन एक फटी हुई मच्छरदानी ही आना के हिस्से में आई। रात को मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह हुई। ओ महारानी, कितना सोएगी? चल उठ जल्दी से, सारा काम पड़ा है। हो माँ, रात भर मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया, इसीलिए सवेरे नींद नहीं खुली। बहाना मत बना, चल चुपचाप काम पर लग जा। सीना, क्यों डांट रही हो बेटी को? तुम बीच में मत बोलो। ये काम धाम नहीं करेगी तो ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। अच्छा, ये सोफिया जब ससुराल जाएगी तो क्या काम अपने सास से करवाएगी? ओहो, अरे सोफिया तो अभी बच्ची है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं, ये तुम्हारे लाड प्यार और उसकी आलस का नतीजा है। देखो कितनी मोटी हो गई है। काम करने से शरीर फिट रहता है। अब आना को ही देख लो, कितनी चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप तो हमेशा आना की तारीफ करते रहते हैं, जैसे सोफिया आपकी बेटी ही नहीं। आना घर का सारा काम काज करने के बाद मच्छरदानी लेकर उसे सीने लगा। आना बेटी, तुम मेरी मच्छरदानी ले लो और ये मुझे दे दो। मेरी मच्छरदानी में तुम्हें रात भर अच्छी नींद आएगी। देखो, मच्छरों ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से काटा है। जगह जगह निशान बन गए हैं। पापा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपनी मच्छरदानी को सीकर सही कर लूंगी। अब मुझे मच्छर नहीं काटेंगे। माँ ने आना को बगीचे से फूल लाने के लिए भेज दिया। उस राज्य के राजकुमार ने जब आना को देखा तो देखता ही रह गया। आना ने एक नजर उठाकर सुंदर राजकुमार की तरफ देखा और शर्म से लाल हो गई। वो तेज कदमों से घर की तरफ भाग चली। रात होने के बाद सभी लोग सोने चले गए। सोफिया ने देखा कि आना बड़े चैन की नींद सो रही है। वो उसके खाट के पास चली गई और मच्छरदानी में उंगली डालकर छेद करने लगी। इतना ही नहीं, वो चाकू लेकर आई। उसने मच्छरदानी को कई जगह से काट दिया और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। आना की फटी हुई मच्छरदानी में घुसकर मच्छरों ने उसे जगह जगह काट लिया। उसकी नींद हराम हो गई। दूसरे दिन आना के पापा, मम्मी और सोफिया एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आना घर में अकेली थी।
वो अपनी फटी हुई मच्छरदानी को लेकर आंसू बहा रही थी। अचानक एक रोशनी के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। बालिके, तुम क्यों रो रही हो? मेरी मच्छरदानी फट गई है। रात भर मच्छरों ने काटकर मेरा बुरा हाल कर दिया है। और सवेरे जल्दी उठकर घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरी जिंदगी का हाल भी इसी फटी हुई मच्छरदानी की तरह है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत नेक दिल हो। अब तुम्हारे कष्ट के दिन पूरे हो गए हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक नई मच्छरदानी दे रही हूँ। लो, मेरी छोटी बहन सोफिया इसे भी फाड़ डालेगी। मुझे फिर से रात भर मच्छर काटेंगे। बेटा, ये कोई साधारण मच्छरदानी नहीं है। ये एक चमत्कारी जादुई मच्छरदानी है। ये आजीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम जो उचित वस्तु या धन चाहोगी, ये मच्छरदानी तुम्हें दे देगी। इसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से आना को सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सज्जित कर दिया। वो एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमारी की तरह लग रही थी। परी माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परी आकाश मार्ग में उड़कर चली गई। रात हो गई। आना बड़े आराम से नई मच्छरदानी के अंदर सो गई। उसकी छोटी बहन सोफिया और उसकी माँ दोनों उसके खाट के पास आ गए। माँ, ये इतनी बदल कैसे गई? इतनी अच्छी मच्छरदानी इसे कहाँ से मिल गई? बड़े मजे से सो रही है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। चाचा, जल्दी जाकर चाकू लेकर आओ। जल्दी जाओ। सोफिया और उसकी माँ दोनों मिलकर चाकू लेकर मच्छरदानी की तरफ बढ़ी। और ये क्या, मच्छरदानी से तेज किरणें निकली और दोनों माँ बेटी धराशायी हो गई। अरे मर गई रे। अरे बचाओ रे, कमर टूट गई रे, उठा नहीं जाता। अरे मच्छर भी काट रही है। माँ, मेरी भी कमर टूट गई है। मुझे बचाओ। अरे ये सारे मच्छर मुझे ही खाए जा रहे हैं। अरे ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। अब भी आंखें खोल कर देख लो। एक ना एक दिन पाप का फल जरूर मिलता है। आना से माफी मांगो। आना बेटे, मुझे माफ कर दो। दीदी, मुझे माफ कर दो। आना ने दोनों माँ बेटी को उठा लिया। उनके राज्य के राजकुमार ने आना के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा और राजकुमार और आना का सुंदर ढंग से विवाह प्रसन्न हुआ। आना राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बात बहुत पुरानी है। मंगलू नाम का एक राहगीर जंगली रास्ता से गुजर रहा था। चलते चलते थक गया था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी ना दिखाई दे रहा था। मंगलू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे कलकल की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को सुनता हुआ उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी को देखकर वो बहुत खुश हो गया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मंगलू के मन में एक विचार आया, क्यों ना पत्तों का एक दोना बना लूं? उसमें भरकर पानी पीना आसान रहेगा। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। वो पेड़ से पत्ता तोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर दूर पड़ी एक मिट्टी के कटोरे पर पड़ी। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने सोचा, काश लोहे का कटोरा होता तो कितना अच्छा होता। अब वो लोहे की कटोरे के तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे लोहे का कटोरा भी दिख गया।
अब मंगलू की आंखों में चमक आ गई थी। तब मंगलू के मन में ख्याल आया, अरे ये जंगल तो बहुत अच्छा है, यहाँ जो कुछ भी चाहो वही मिल जाता है। चलो थोड़ी दूर और चला जाए, शायद पीतल का कटोरा भी मिल जाए। प्यास के कारण उसकी दम निकला जा रहा था। वो नदी की बिल्कुल समीप आ गया था। उसने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया और गिरकर बेहोश हो गया। कल कल बहती नदी हंसी और बोली, अभाग्य मनुष्य, तू बेकार ही भटकता रहा। पानी पीने के लिए तो तेरे दोनों हाथ ही काफी थे।